Hello students, welcome to plus one tutorial. Today we are going to start next chapter of chemistry, chapter 2, structure of atom. So today we will learn about Bohr's model of the atom in detail. Firstly we will discuss about postulates of Bohr's theory. Means Bohr discuss about atom and he told about what is present in atom and how it varies. So firstly we will discuss about consistency of atom. An atom consists of small, heavy, positively charged nucleus. Suppose this is the atom. Center of atom is known as nucleus. What a nucleus consists? Protons plus neutrons. Clear? Protons plus neutrons. Proton is positively charged. Neutron zero charge. So this is a nucleus which consists proton plus neutron. Proton is positively charged and neutron is zero charge. An atom also consists of electron that revolve around nucleus, and electron revolve around nucleus in a fixed path. That path is known as orbit. Clear? In which electron revolve, that is known as orbit, and the path in which electron revolve is known as orbit, and these orbits are associated with the definite amount of energy that is known as energy shells. जो इनकी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो क्या होती है हमारे पास डेफिनेट होती है, और इसे क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल्स. क्लियर? सो हम डिफरेंट एनर्जी लेवल्स देखते हैं. फर्स्ट इज न्यूक्लियस. दिस इज द फर्स्ट एनर्जी लेवल. दिस इज सेकेंड. सपोज दिस इज अ third energy level. This is nucleus. So first energy level means इसे हम represent करेंगे n is equal to 1. This is n is equal to 2 and this is n is equal to 3. इसे k, l, m, n so on we can represent by this. Clear? फर्स्ट एनर्जी लेवल है जो हमारा, उसकी एनर्जी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी. It means we can say the energy of an electron in the orbit does not change with the time. एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी उसकी क्या नहीं होगी? चेंज नहीं होगी. फर्स्ट की फर्स्ट जैसे ही रहेगी, सेकंड की सेकंड जैसे ही, थर्ड की जितनी है उसकी एनर्जी उतनी ही रहेगी. सो पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी क्या रहेगी? हमारे पास सेम रहेगी. दैट इज नोन एज स्टेशनरी चेंज. स्टेशनरी मीन्स स्टेट मीन्स एनर्जी फिक्स रहेगी. क्लियर? एनर्जी में हमारे पास कोई भी चेंज नहीं आएगा.
but it does not mean that the electron is stationary. No, but its energy of an electron does not change with the time. What it means stationary means electron is not stationary. Electron not stationary. It means that energy does not change. अब क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल की जितनी एनर्जी है उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ही रहेगी अगर इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है. एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा. क्लियर. बोहर मॉडल क्या बता रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन है मान लो इस ऑर्बिटल में सेकंड ऑर्बिटल में क्या कर रहा है, ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी एनर्जी क्या रहेगी हमारे पास, स्टेशनरी रहेगी, वो चेंज नहीं होगी. क्लियर. तो हमारे पास एनर्जी चेंज कब होगी, जब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. लाइक इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट here and we are giving energy. Clear. And electron will move in second orbit. So energy is emitted or absorbed only when electron jump from one state to another. Clear. मीन जब भी वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करेगा तभी एनर्जी क्या होगी हमारे पास, चेंज हो सकती है. अदरवाइज एक ही ऑर्बिटल में मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या नहीं होगी हमारे पास, चेंज नहीं होगी. अगर वन स्टेट टू अनदर मूव करे तो हो सकता है एनर्जी वो क्या करे, अब्सॉर्ब करे और इमिट करे. दोनों केस अब हम करते हैं. फर्स्ट केस देखिए, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ऑर्बिट बना लिया, एक ऑर्बिट बना लो और ऑर्बिट बना लो. एक और केस लेते हैं. हमारे पास ये क्या, न्यूक्लियस, एक ऑर्बिट बना लिया, एक और ऑर्बिट बना लिया. मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. इलेक्ट्रॉन ने क्या करना है, लोअर स्टेट है, जो स्टेट में जिस स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. क्लियर. इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जहां पे, वो क्या होगी इसकी ग्राउंड स्टेट. अब मान लीजिए हमने इसे क्या की, एनर्जी प्रोवाइड करवा दी. वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी and electron jump from ground state to higher state. That higher state is known as excited state. Got it? Means ground state in which the electron is present. In starting में जिसमें electron present है that is known as electron's ground state. When it jump from ground state to higher state, that state is known as excited state. Got it? So, we are providing energy. It means electron jump when we are giving energy to electron. So, this was the first case in which energy किसके इक्वल हो जाएगी. मान लीजिए इसकी एनर्जी थी हमारे पास E1, इसकी थी E2. स्टार्टिंग में हमारे पास एनर्जी थी E1 एंड फाइनल एनर्जी क्या होगी, E2. सो एनर्जी कितनी इसने अब्सॉर्ब की, एनर्जी अब्सॉर्ब्ड इक्वल टू हो जाएगी E2 माइनस E1. क्लियर. जब भी क्या करेगा इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, एक्साइट मीन्स लोअर टू हायर स्टेट जाएगा, तो उसे क्या चाहिए हमारे पास, एनर्जी चाहिए एक्साइट होने के लिए. क्लियर. सेकेंड केस देखिए, मान लीजिए अब ये तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया. क्लियर. जहां पे आ गया इलेक्ट्रॉन तो इसने वापस ग्राउंड स्टेट में जाना है.
उसने वापस कहाँ पे जाना है, अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस जाना है। तो इसने जितनी एनर्जी अब्सॉर्ब की थी उतनी एनर्जी क्या कर देगा, अब यहाँ पे एमिट कर देगा। यू आर गेटिंग अ पॉइंट। मीन्स जितनी एनर्जी इसने अब्सॉर्ब की थी ग्राउंड से एक्साइट स्टेट में जाने के लिए, उतनी एनर्जी क्या कर देगा जी, अब एमिट कर देगा। इन मीन्स एमिटिंग एनर्जी कितनी एमिट करेगा, इक्वल टू इसकी पहले E1 थी, इसकी E2, जितनी उसने अब्सॉर्ब की उतनी क्या कर देगा, एमिट करके दोबारा से किसके पास आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल स्टेट पे, दैट इज अ ग्राउंड स्टेट पे। क्लियर? इट मीन वी कैन से दैट the energy of electron can't change continuously but changes as the electron jump from ground state to high excited state, or we can say higher state, and come back to ground state. Only then energy is emitted or absorbed. Otherwise, energy of an electron in a particular orbital remain stationary, or we can say remain same. Clear? Now next point is third point. Here electrons are moving from ground state to higher state or higher state to ground state. So next point is related to this. Only those orbits are permitted in which angular momentum means MBR is equal to whole number multiple of h by 2 pi. It means we can say only those orbits are permitted for excitation of electron which have angular momentum MBR is equal to n multiple of h by 2 pi, where here h is Planck's constant, h की वैल्यू होती है हमारे पास 6.626 इंटू 10⁻⁻³ Joule second. Clear? M is mass of moving electron, जो भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं हमारे पास, मूव कर रहे हैं, एंड V is velocity of moving electron, R क्या हो जाएगा हमारे पास, रेडियस। क्लियर? M is mass of moving electron, जो भी हमारे पास मूव कर रहा है फ्रॉम ग्राउंड टू एक्साइटेड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, एंड V is the velocity of electron and R is radius. Clear? H is Planck's constant and H की वैल्यू होती है हमारे पास 6.626 इंटू 10⁻⁻34 Joule second. N की वैल्यू क्या है, N होल नंबर means N can be a 1, 2, 3 so on. Clear? So if we are putting N is equal to 1, so MBR is equal to h by 2 pi. For N is equal to 2, MBR is equal to 2h by 2 pi. It means MBR is quantized. Quantized value आ रही है. So this postulate therefore introduce the concept of quantization of angular momentum. Clear? Next point देखिए. Next is success of Bohr's model. First point is Bohr atomic model explain the stability of an atom, means an electron is stable in its orbit. Clear?
So Bohr explained the stability of an atom. Second point is Bohr's concept of an atom explains successfully the atomic spectra of electron. Atomic spectra of electron, when electron move from ground state to excited state, then electron is unstable in its excited state, so it emit that amount of energy and come back to its original state. So Bohr gave number of lines to explain the spectra of an hydrogen atom. देखिए स्पेक्ट्रा ऑफ एन एटम, देखिए ये न्यूक्लियस है, ये इसकी फर्स्ट स्टेट है, सेकेंड, थर्ड. फर्स्ट मान लीजिए इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन थर्ड स्टेट. एक और बना लेते हैं. मान लीजिए इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन इट्स फोर्थ स्टेट. 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन. फर्स्टली इसने जितनी एनर्जी अब्सॉर्ब की थी फोर्थ स्टेट में जाने के लिए, उतनी एनर्जी क्या करेगा हमारे पास एमिट करेगा. जितनी एनर्जी क्या की थी इसने अब्सॉर्ब की थी, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑल्सो विल बी एमिटेड. उतनी एनर्जी एमिट हो जाएगी. तो जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन आएगी उसे क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज. क्लियर? इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा. मान लीजिए ये हमारी ग्राउंड स्टेट है, सेकेंड स्टेट है, n इजकल टू 2, n इजकल टू 3 थर्ड स्टेट है, ये हमारी फोर्थ स्टेट है, n इजकल टू फोर्थ. इफ इलेक्ट्रॉन कम बैक टू ग्राउंड स्टेट डायरेक्टली, देन दिस series is known as Lyman series, and also this line falls in ultraviolet region. Clear? इसमें तो फर्स्टली डायरेक्ट एनर्जी, फुली एनर्जी एमिट करके ग्राउंड स्टेट पे वापस आ गया. हो सकता है एक और कंडीशन हो सकती है, पहले थर्ड लेवल पे सेकेंड लेवल पे आए, फिर उसके बाद एनर्जी एमिट करके हो सकता है हमारे पास ग्राउंड स्टेट पे आए. इट मीन जो इसके सेकेंड एनर्जी लेवल है, दैट इज नोन एज N2. N is equal to 2 level energy is known as Balmer series. Clear? ये क्या है, हमारे स्पेक्ट्रल लाइंस हैं जो बोहर के थ्रू एक्सप्लेन किए गए थे. क्लियर? अब तो थर्ड सेकेंड में आया, फिर हमारे पास ग्राउंड स्टेट में आया. और कंडीशन क्या हो सकती है, हो सकता है फोर्थ से पहले, मीन्स हमारे पास थर्ड में आए, एनर्जी मिट की, थोड़ी सी एनर्जी मिट की तो थर्ड में आ गया. नेक्स्ट हमारे पास किस में आया, सेकंड में, फिर उसके बाद हमारे पास किस में आया, फर्स्ट में. तो इस लेवल को, सेकंड वाले को क्या बोलते हैं हमारे पास, पहले थर्ड वाले को पहले थर्ड में, फिर हमारे पास सेकंड में, देन फर्स्ट में, मीन्स कम बैक टू ग्राउंड state. That is known as Paschen series. First is Lyman, second is Balmer series, third is Paschen. If it come to fourth and then third and then second and then first, then that level is known as bracket. कौन सा, मान लीजिए पहले फोर्थ में ही है, थोड़ा सा एक्साइट हुआ, फिर हमारे पास थर्ड में आया, फिर हमारे पास कम बैक टू फर्स्ट लेवल, दैट इज नोन एज ब्रैकेट. अगर हमारे पास फिफ्थ लेवल में प्रेजेंट है,
फिफ्थ लेवल में प्रेजेंट है, फिफ्थ से पहले फोर्थ में, फिर थर्ड में, फिर सेकंड में, फिर हमारे पास फर्स्ट में आएगा। तो अगर हमारे पास n इज इक्वल टू फिफ्थ है, फिफ्थ में प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज पी फर्न सीरीज। बात समझ में आई? फर्स्ट इज लाइमन सीरीज दैट इज प्रेजेंट इन अल्ट्रावायलेट रीजन। सेकेंड, if it come to the second state n is equal to 2, then that series is known as Balmer series, and in third level n is equal to 3 is known as Paschen series. In fourth, that is known as n is equal to 4 is known as Brackett series, and fifth is known as Pfund series. So Bohr explained about this line spectra. This was great success of Bohr's model. Clear? Next point देखिए. Our third point is Bohr's theory helped in calculating the energy of electron in a particular orbit. In particular orbit, energy of electron is given by Bohr's model. So its formula is En is equal to minus of RH 1 by n square. Here n is equal to 1, 2, 3, so on. Means n can be a whole number. RH is known as Rydberg's constant. इसकी वैल्यू फिक्स होती है. RH is equal to 2 pi square me4 upon h square. So we can put the value of RH in this equation. So En is equal to 2 pi square me4 upon n square and h square. Here minus sign. Clear? So by putting these values we can get the value of energy. अगर इन सब में पाई की, एम ई की वैल्यू और एच की प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दे तो ई एन का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास. ई एन इज इक्वल टू 1312 अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल. इट मीन जो हमारे पास लेवल है, जो स्टेट है, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो हमारे पास उस स्टेट की क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी. मान लो ग्राउंड स्टेट है, n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए तो E1 की क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी. अगर हमारे पास सेकेंड स्टेट है, n इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एनर्जी ऑफ सेकेंड स्टेट. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज रेडियस. मीन्स Bohr also give explanation about radius of an atom. Formula of radius is Rn is equal to n square h square upon 4 pi square me square z. All these are constants. So this one this equal to a naught n square. Means a naught is equal to h square upon 4 pi square me square z. For hydrogen, value of z is equal to 1 because there is a 1 number of electron. So value for h z is equal to 1. Clear? Here the value of A naught is equal to 52.9 picometer. ये तो रेडियस का फॉर्मूला था. Z इज इक्वल टू 1 के लिए मीन्स हाइड्रोजन के लिए. दूसरे एटम्स के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, Rn इज इक्वल टू A नॉट
n square upon z. Clear? Z is न्यूक्लियर चार्ज. क्या है हमारे पास? न्यूक्लियर चार्ज. n क्या है हमारे पास? ऑर्बिट्स. अगर n नंबर फर्स्ट ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, n इज इक्वल टू 1 है, n 1 पुट कर दीजिए तो Rn क्या आ जाएगा हमारे पास? Rn की वैल्यू क्या आ जाएगी? जहाँ पे 1 पुट कीजिए a नॉट अपॉन z. क्लियर? इट मीन्स जहाँ पे वैल्यू पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं? रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट. नेक्स्ट इज वेलोसिटी इन एनी ऑर्बिट. तो हमारे पास इसका फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर. इसमें रेडियस की वैल्यू पुट कर दीजिए. रेडियस की वैल्यू थी हमारे पास, फॉर्मूला था r इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड. जहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दीजिए, v क्या आ जाएगा? एन एच अपॉन 2 पाई एम. r की वैल्यू पुट कर रहे हो, ऑपोजिट हो जाएगी. 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर. 4 से 2 कैंसिल, 2. 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, m से m कैंसिल, n से एक n कैंसिल, h से h कैंसिल. तो पीछे हमारे पास क्या बचा? 2 पाई ई स्क्वायर जेड अपॉन एच एन एन एच. क्लियर? अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? ये सभी हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इसे हम लिख देते हैं v नॉट. तो हमारे पास v क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू v नॉट z अपॉन n. क्लियर? ऐसे हम क्या कर सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हम हाइड्रोजन के लिए देखें, हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी. v नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2.19 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड. क्लियर? इसमें वैल्यू पुट करके हम किसी भी ऑर्बिट के लिए क्या कर सकते हैं? उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, अगर हमने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रॉन of electron around the nucleus. अराउंड द न्यूक्लियस निकालने हैं, तो वो हमारे पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस किसके इक्वल होंगे? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन जितना उसका सरकमफेरेंस है, circumference of orbit. So velocity of electron v upon circumference of circle is 2 pi r. So we can put the value of a v in this. Number of a revolution, रेवोल्यूशन किसके इक्वल आ जाएंगे हमारे पास? 2 पाई एम बी जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर. So this was about Bohr model and success of Bohr model. In next tutorial we will solve some problems related to radius velocity